हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की रिवीजन करेंगे। तो ये वीडियो बेटा आपका वन शॉट होने वाला है। वन शॉट मींस ये एक सिंगल वीडियो में आपको पूरा थर्ड चैप्टर करने को मिलेगा। इसमें क्या क्या करने वाले हैं हम, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल कंसेप्ट। सारे क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियरिटी अच्छे से हो क्वेश्चंस की, है ना। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। और एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो हमने जो करे जरूरी थोड़ी वही आए सेम, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है। तो इसलिए हम विद ऑल कंसेप्ट पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर को। और इसी के साथ साथ पीवाईक्यूज और आर डी शर्मा भी क्वेश्चंस करेंगे। मींस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड एग्जाम्स में। और आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले इक्वेशन मतलब समझते हैं इक्वेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन इक्वालिटी ऑफ साइन। तो इक्वेशन क्या होता है बेटा, जिसको हम रिप्रेजेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करें किसमें, वेरिएबल और कांस्टेंट में। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम रिप्रेजेंट करें किसमें, वेरिएबल और कांस्टेंट में, और उसके साथ इक्वल का साइन भी हो, और उसके अंदर क्या हो, इक्वल का साइन भी हो उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज करे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको और दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है बेटा, इसे हम ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अल्फाबेट से, एक्स वाई जेड कुछ इस तरह से। और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, मतलब नंबर की वैल्यू से, लाइक 1 2 3 4 कुछ ये। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। ओके, तो जहां पर जो x है क्या है, अल्फाबेट, और अल्फाबेट क्या होता है, वेरिएबल। तो ये हमारा x क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल हो गया। 5 क्या है यहाँ पे हमारा, कांस्टेंट। 5 क्या है, कांस्टेंट। और 2 भी एक नंबर है हमारा, तो ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट नहीं। जब भी कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, जब भी कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जैसे देखो 2x है ना, तो वेरिएबल के साथ 2 लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता। जब बिना वेरिएबल के कोई नंबर लिखा है वो कांस्टेंट होता है, जैसे 5। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट नहीं है, 2 यहाँ पे कॉफिशिएंट है। 2 क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट। तो याद रखना, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो कॉफिशिएंट होता है। तो ये होती है बेटा हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब ये था बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई, हमें इक्वेशन से समझ लिया। अब ये लीनियर इक्वेशन का मतलब समझो। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर वो क्या हो, हाईएस्ट, हाईएस्ट 1 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। अगर एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है। लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 2x प्लस 5, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, और x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होती है, 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर ये 2 होता पावर में तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। तो अभी हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो वो होता है बेटा आपका लीनियर इक्वेशन। इसमें एक चीज और बोलिए, 2 वेरिएबल,
टू वेरिएबल। अब ये टू वेरिएबल की क्या बात कर रहा है? ऐसी इक्वेशन जिसमें टू अल्फाबेट्स हो, नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोले आपसे, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो अल्फाबेट्स हो। जैसे वन सेकेंड, जैसे बेटा लाइक मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो गौर से देखो इस इक्वेशन में क्या दो वेरिएबल हैं, दो अल्फाबेट हैं, दो अल्फाबेट हो गए तो मतलब दो वेरिएबल भी हो गए। तो ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन समझ आया जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं और इक्वल का साइन होता है। लीनियर समझ आया, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इन टू वेरिएबल, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, मींस दो अल्फाबेट हो, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है, जो हम 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था हमने। तो 9th और 10th में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो मैंने आपको अभी तक समझाया। यहाँ पर हमें 10th क्लास में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मींस दो जोड़े, दो हंस के जोड़े मिलेंगे यहाँ पे आपको, किसके? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो दो हंस के जोड़े में बता रहा हूँ वो। तो वो है क्या, समझ लेते हैं उसको भी। तो वीडियो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो देखो पेयर का मतलब जब दो मिल जाएंगे, तो दो ऐसी इक्वेशंस, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है तो उसको a1 b1 c1 बोलेंगे, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अच्छा यहाँ मैं बता दूं, जो मैंने ABC यूज करा है, ABC जो यूज करा अल्फाबेट, ये बेटा एक कांस्टेंट नंबर है, मीन्स एक रियल नंबर है, ठीक है। अब वहां पे मैंने जो आपको क्या बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, तो यहाँ पे ABC भी आपके लिए वेरिएबल होना चाहिए? नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से शो कर दिया है कि यहाँ पे ABC है ना, हमने माना कोई नंबर है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 2x 5y तो लिख नहीं सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में तो ये तो नहीं लिख सकते। तो एक हमने मान लिया कि ABC एक नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनती है इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे देखो मैं बोलता हूँ एक 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो पहली इक्वेशन है, जो क्या है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन, इसमें जो x के साथ होता है वो a1 होता है, जो y के साथ होता है वो b1 होता है, और जो c1 क्या होता है? कांस्टेंट। तो उस हिसाब से हमारा a1 क्या हुआ? पहली इक्वेशन में x के साथ क्या है? 2, तो a1 हुआ 2। b1 क्या हुआ? जो y के साथ है वो हुआ 3। c1 क्या होता है? पहली इक्वेशन का कांस्टेंट जो है 7, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, मींस x के साथ जो लिखा हुआ है वो a2 होता है, जो y के साथ लिखा है वो b2 होता है, और जो c2 क्या होता है? हमारा कांस्टेंट। तो a2 क्या हुआ भाई हमारा? x के साथ क्या लिखा है? 3। b क्या होगा? जो हमारे y के साथ लिखा है 5, और c क्या हुआ हमारा? -2, ठीक है। तो ये था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो उसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सॉल्यूशंस निकालने हैं, किसके? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, इन टू वेरिएबल के, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था हमें एक इक्वेशन दी होती थी, अगर आपको याद हो तो। फिर हम इस तरह से कुछ एक बॉक्स बनाया करते थे, एक्स वाई यहाँ लिखा करते थे, फिर x की मान लो अपनी मर्जी से x की वैल्यू 1 पुट करते थे, x यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो y की एक वैल्यू आती थी, ठीक है। फिर x की 2 वैल्यू पुट करते थे तो y की एक दूसरी एक अलग वैल्यू आया करती थी, है ना। तो इस तरह से बॉक्स बन जाता था, ये इनके पॉइंट्स हो जाते थे, हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे पॉइंट्स को, और उनको ज्वाइन करते थे। तो ये हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाता था। क्या बन जाता था? इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाता था, ठीक है। ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वेशन नहीं, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इस हिसाब से हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। कितनी इक्वेशंस होंगी भाई हमारे पास? यहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगे। तो मान लो पहली इक्वेशन यही है, a1x
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जो इसके सॉल्यूशंस हैं, देखो आपकी ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने पहली इक्वेशन का बॉक्स बनाया, ये तो मैंने a1 b1 में लिया है, नंबर में दिया होगा आपको, ठीक है ना। बॉक्स बनाया, अब यहाँ से आप एक्स वाई करोगे, फिर उसको ग्राफ पे बना दोगे, ग्राफ को, उसका ग्राफ क्या कर दोगे आप, बना दोगे। तो अगर ग्राफ बनाने के बाद क्या होगा, मान लो ये आपका ग्राफ है, आपने पहली लाइन का इक्वेशन बनाया, वो ये बना, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये बनी, पहली लाइन की इक्वेशन ये बनी, दूसरी लाइन की इक्वेशन ग्राफ ये बना। जब ये दोनों एक दूसरे को जो कट करेंगे, जहां पे यहाँ पे मीटअप होगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी और इससे जब इसके रास्ते जाएंगे, यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। ये क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। मींस x और y की ये वैल्यू यहाँ से हमें आएगी, मिलेगी। समझ रहे हो ना मैं ये कह रहा हूँ। जैसे आपकी ये दो इक्वेशंस हैं, आपने इन दोनों के ग्राफ बना लिए, इन दोनों के क्या क्या लिए, आपने ग्राफ बना लिए। अगर इन दोनों के जब ग्राफ बनाने के बाद जब ये एक दूसरे से जब मीटअप होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, ये मीटअप, तो जब मीट हुआ तो उस पॉइंट पे देखोगे x की वैल्यू क्या है और उस पॉइंट पे देखोगे y की वैल्यू क्या है। तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो होगा इसका सॉल्यूशन, वो होगा इसका क्या, सॉल्यूशन। गॉट इट। अब जरूरी नहीं है दोनों एक दूसरे को कट करें, दोनों एक दूसरे को कट करें, तो और कुछ भी कर सकती है। क्या बताते हैं आपको, तीन चीजें हो सकती है बेटा पॉसिबल जो है। पहली क्या, कि वो एक दोनों ग्राफ जो बनाओ उसके, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो दूसरे एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या क्या करें, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ही ना, मतलब पैरेलल लाइंस, कभी एक दूसरे को मिले ही ना। तीसरी चीज कि आपने पहले का ग्राफ बनाया, दूसरे का ग्राफ भी जस्ट इसी के ऊपर बन गया, पहला ग्राफ बनाया और दूसरा भी ग्राफ जस्ट इसी लाइन के ऊपर बन गया, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं इनके सॉल्यूशन में, इनके जब आप ग्राफ बनाओगे। तो जब ये दोनों इक्वेशन जितनी बार एक दूसरे को कट करती है, ये दोनों इक्वेशन जब एक दूसरे को जितनी बार कट करती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे देखो इसमें कट करा, तो यहाँ से आप नापोगे x की और यहाँ से नापोगे y की, तो वो उसका सॉल्यूशन हुआ। इसमें तो कट कर ही नहीं रहा, तो उसका एक भी सॉल्यूशन ही होगा। इसमें इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रहा है ना, देखो ना, एक के ऊपर एक इनफाइनाइट टाइम तो कट कर रहा है दूसरी लाइन को, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि इंटरसेक्टिंग के क्या कितने सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्यों होते हैं, किस लिए होता है, डिटेलिंग में पढ़ते हैं इस चीज को। तो थोड़ा सा बहुत आपको समझ आया ग्राफिकल मेथड क्या होता है सॉल्यूशन निकालने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो जैसे हमने पहली पढ़ी थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है जो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। एक लाइन ने दूसरी लाइन को कितनी बार कट करा, एक बार कट करा, तो इसका मतलब इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा, वन सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है, सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है, मान लो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्यूशन जो आए मतलब x और y की वैल्यू जो आती है, अब जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो x वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू पुट करी, जब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसके अंदर x y की वैल्यू पुट करें तो सेम आंसर इसका भी क्या आएगा, 0, और सेम वैल्यू दोनों के लिए, दोनों की सेम वैल्यूज पुट करने पे, x की x यहाँ भी, y की यहाँ भी, तो वो उसके सॉल्यूशंस होते हैं, वो उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना। तो जब इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जब हमने ग्राफ बनाया और इन दोनों की जो ग्राफ बना एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि उसका ओनली वन सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन है, क्योंकि वो एक ही बार कट कर रहा है, क्योंकि वो एक ही बार कट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ से चेक करना कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये तो हो गया ग्राफ से चेक करना कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। एक चीज और होती है बेटा इसमें कि बिना ग्राफ के भी आप पता लगा सकते हो उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, वन सॉल्यूशन है या ज्यादा सॉल्यूशन है या एक भी नहीं है। ठीक है, वो कैसे, देखो अगर अच्छा वन सॉल्यूशन को ना ये यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना,
ठीक है। अगर बेटा a1 बाय a2 नॉट इक्वल हो b1 बाय b2 के, a1 बाय a2 नॉट इक्वल हो b1 बाय b2 के, तो समझ जाना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो समझ जाना वो क्या ऐसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब बात आएगी सर ये a1 a2 b1 b2 क्या है, अभी जस्ट बताया था ना मैंने, क्या बताया था, पहली क्वेश्चन होती है ये, दूसरी क्वेश्चन होती है ये। जो पहली क्वेश्चन होती है उसमें जो एक्स के साथ है वो a1, जो y के साथ है वो b1, जो c1 हमारा कांस्टेंट, और दूसरी क्वेश्चन में जो एक्स के साथ है वो a2, जो y के साथ है वो b2, और जो कांस्टेंट है वो c2, है ना, अभी जस्ट बताया था मैंने। तो ये होते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अगर 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 a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, तो समझ जाना वो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, और उसके कितने सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लिया, ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। तो भाई a1 क्या है, पहली क्वेश्चन में x के साथ क्या है 2, तो वो a1 होगा। b1 क्या है, पहली क्वेश्चन में जो y के साथ है वो b1 होगा, वो हो गया 5। c1 क्या होता है बेटा, जो पहली क्वेश्चन का कांस्टेंट होता है 1 और उसके आगे माइनस है तो -1 लिखेंगे। a2 क्या होता है, जो पहली क्वेश्चन में दूसरी क्वेश्चन में x के साथ होता है जो है 3। b2 क्या होता है, जो दूसरी क्वेश्चन है y के साथ है जो है 2। c2 क्या होता है, जो दूसरी क्वेश्चन में कांस्टेंट है वो है 5। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 है। आपको इन इक्वेशन को देख के ही बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन और वन सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे बताओगे, मैंने बताया था उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, जब ही वो इंटरसेक्टिंग लाइन या वन सॉल्यूशन होगा। तो देखो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है, तो a1 बाई a2 कितना आया 2/3। अब b1 बाई b2 निकालो, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से मैं ये दोनों चीजें चाहिए थी। b1 है 5 और b2 है 2। तो कोई a1 बाई a2 हमारा आया 2/3, a1 बाई a2 कितना है हमारा 2/3, और b1 बाई b2 कितना है हमारा 5/2। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, 2/3 क्या 5/2 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई मतलब ये कैसी लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी ग्राफ जब बनाएंगे, और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब इसी तरह से है बेटा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे पे ओवरलैप होती है। हमने पहली क्वेश्चन का ग्राफ बनाया ये बना, दूसरी क्वेश्चन का ग्राफ बनाया वो भी जस्ट इसी के ऊपर बन गया, वो भी जस्ट इसी के ऊपर बन गया, तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। अब पहली लाइन को दूसरी लाइन ने कितनी बार कट करा, पहली लाइन को दूसरी लाइन ने कितनी बार कट करा, इनफाइनाइट टाइम्स कट करा। कितनी टाइम्स कट करा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और अब बिना ग्राफ के कैसे चेक करें कि भाई इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कांस्टेंट लाइंस है या नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन है भाई, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सब आपस में एक दूसरे के इक्वल हुआ, सब आपस में एक दूसरे के इक्वल हुआ, तो समझ जाना वो कोइंसिडेंट लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 बाई a2 निकालते हैं बेटा। पहले a1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो x के साथ है 2, a2 क्या है, जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ है 4। क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 की टेल में ये 1 बार में और 2 बार में, तो a1 बाई a2 आया आपका 1/2। इसी तरह से b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में जो y के साथ है जो है 5, b2 क्या होता है, जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ है जो है 10। क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 की टेल में 1 बार में और ये 2 बार में, तो ये भी आ गया 1/2। c1 बाई c2, c1 क्या होता है, जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट होता है जो है 6, c2 क्या होता है, जो दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट होता है जो है 12। क्या ये भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 6 के में 1 बार में और ये 2 बार में, तो ये भी आ गया 1/2।
कॉर्ड से देखो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, और ये आपस में सारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। और कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। और कितने सॉल्यूशन इनके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए इसके ही ऐसा हो गया। अब थर्ड वन है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, ऐसी जो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। और एक लाइन दूसरे लाइन को कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक भी नहीं, जीरो। तो पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन। और इसकी भी कंडीशन क्या होती है बेटा, एक a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, लेकिन नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो इसकी कंडीशन ये होती है पैरेलल लाइन चेक करने की। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपकी एनसीईआरटी के। कह रहा है a1/a2 b1/b2 c1/c2 का यूज करके आपको बताना है ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। आपको तीनों कंडीशन मैंने जस्ट अभी बताई, तो चेक करते हैं। उसके लिए पहले हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। जब ही पता लगेगा कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। देखो a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन के जो एक्सेस आता है जो है 5। a2 क्या होता है, जो दूसरी इक्वेशन में एक्सेस आता है जो है 7। तो ये आ गया 5/7, कैंसिल नहीं होना तो एज इट इज रहेगा। b1 b2 क्या होता है, b1 होता है पहली इक्वेशन में जो y के साथ है जो है -4। b2 क्या होता है, जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ है जो है 6। ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 2 की टेबल में, 2 बार में और ये 3 बार में, तो ये आ गया -2/3। c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन का 8। c2 क्या होता है, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट जो है -9। तो यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है a1/a2 5/7 आया, b1/b2 -2/3 आया। मतलब a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, है ना, इक्वल नहीं है ना, दोनों अनइक्वल है। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं। a1 क्या है बेटा, यहाँ पे 3/2। a1 क्या है यहाँ पे 3/2 अपॉन में a2 कितना है, दूसरी इक्वेशन ये रही, जो एक्सेस आता है 9, तो सीधा मैं यहाँ पे नीचे 9 लिख दे रहा हूँ। ओके, देखो 3/2 था और नीचे a2 आता तो मैं नीचे लिख दे दूंगा, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 से 9 कैंसिल, 3 बार में, ऊपर बचा 1 और नीचे 2 3 6। b1/b2, b1 है पहली इक्वेशन में जो y के साथ है जो है 5/3, जो है 5/3। और b2 क्या है, जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ है वो है -10, तो यहाँ -10 मल्टीप्लाई में ले दे रहा हूँ नीचे में इसी के साथ। तो 5 से 10 कैंसिल 2 बार में, तो यहाँ बचा ऊपर 1 और यहाँ बचा 3 को -2 से करा -6। तो यहीं से बेटा साफ आंसर दिख गया, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, क्योंकि ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, और जो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये भी कैसा पॉइंट हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। ये भी कैसा पॉइंट हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। मैं लेकिन यहाँ पे c1/c2 भी लिख देता हूँ, क्योंकि इससे यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। क्या, देखो जरा, c1 क्या है हमारा 7, नहीं, याद रखना कभी भी जब आप ऐसे क्वेश्चंस करो, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल रहे हो, तो उस इक्वेशंस को ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस, जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी स्टैंडर्ड फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, उसमें इक्वल में 0 था। इक्वल में क्या था, 0। यहाँ पे देखो इक्वल में नंबर लिखा हुआ है, तो इसको पहले 0 बनाओ। कैसे, ऐसे देखो, ये 3/2 है x, ये है 5/3y, ये प्लस का 7 है, इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और उधर क्या बचेगा, 0, है ना। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन 9x - 10y और प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14, तो ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, हमें पहले ही देख के क्या लग रहा था, c1 क्या है 7, नहीं, एक्चुअल में क्या है -7।
C2 में पहले देखिए क्या लग रहा था 40, जो हो जाता गलत, लेकिन एक्चुअल में C2 क्या है, माइनस का 40। ठीक है, तो यहां से बेटा साफ दिख रहा है A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई। गॉट इट। अब है मेथड आपका अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले एक चीज और सीख लो, वो क्या है, यही कर लेते हैं, है ना, यहाँ जगह है हमारे पास। देखो दो वर्ड हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट और एक होता है बेटा इनकंसिस्टेंट। अच्छा वो कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट दोनों में फर्क है, ठीक है ना, वो कोइंसिडेंट है वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन ये पूछता है इक्वेशंस दे देगा आपको दो, बोलेगा ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। क्या पूछेगा, आपको इक्वेशंस दे देगा दो और पूछेगा ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको बताना होगा। तो कैसे बताओगे, अगर उन इक्वेशन के सॉल्यूशन हुए तो वो कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कब होंगे, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। क्योंकि इसी केस में तो क्या होते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग में 1 होता है, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस हैं या ऐसी इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है, ऐसी इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है, तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या है, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन ना हो, और वो कौन सी इक्वेशन होती है, पैरेलल लाइंस की। किसकी, पैरेलल लाइंस की। तो आपको दो इक्वेशन दी हुई है, आप चेक कर रहे हो, ठीक है, A1/A2 कंडीशन लगा के। अगर वो इंटरसेक्टिंग होती है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। अगर वो कोइंसिडेंट लाइन निकलती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है कोइंसिडेंट वाले की, तो समझ जाना वो भी कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल लाइन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जो ये है, तो समझ जाना वो कैसी इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने जो सॉल्यूशन निकालना सीखा, वो सीखा हमने ग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू सीखा हुआ हमने, ग्राफ के थ्रू। अब हमें सीखना है इक्वेशन का सॉल्यूशन अलजेब्रिक मेथड, नॉर्मली सॉल्व करके। तो उसके बेटा दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड है। एक और मेथड हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो डिलीट है तो पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक मेथड है बेटा एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लेते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर एलिमिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मेथड बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आएंगे। एलिमिनेशन वाला थोड़ा ज्यादा इजी रहता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो जब भी पेपर में करते हैं ना, जब तक कुछ नहीं बोला तो अब आपकी मर्जी होती है, कोई से भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन थोड़ा बेस्ट रहता है, ठीक है, उसमें टाइम कम वेस्ट होता है, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। आपके पास मान लो दो इक्वेशंस हैं, आपके पास मान लो दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब कोई सी भी एक इक्वेशन उठानी है आपको, क्या करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन उठाई, उसको x या y के इक्वल में कर देना है। मान लो आपने ये इक्वेशन उठाई, अब उसको x या y के इक्वल में लिखना है। क्या करना है, x या y के इक्वल में कर देना है। कैसे, जैसे मान लो आपने ये इक्वेशन उठाई, तो c1 को उधर ले जाओगे, b1 को उधर ले जाओगे, a मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में चले जाएगा, तो वो x1 के इक्वल में हो गया पूरी इक्वेशन। इतना करने के बाद इतना करने के बाद जो आपकी x1 की वैल्यू आई है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसको किस में पुट कर देंगे, x की जो वैल्यू आई है दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट
पूरी इक्वेशन सॉरी वाई में कन्वर्ट, और वन वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी और वो सॉल्व हो जाएगा इसी में वाई की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे थोड़ा सा, नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखो, इक्वेशन है ये और एक ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है पहले वाली, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो कोई सी भी इक्वेशन उठाओ, पहली या दूसरी, मैं पहली पिक कर रहा हूँ, दूसरी वाली इजी रहेगी लेकिन मैं पहली पिक कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरीके से समझ आ जाए। तो मैंने पहली इक्वेशन उठाई, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, कोई सी भी इक्वेशन को आपको पिक कर लेना है। अब उसको x या y के इक्वल में लिखना है। कैसे? सबको उधर ले जाओ, बस यहाँ पे अकेला x बचना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। माइनस का 15y है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 15y। 7 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और इसको मान लेना है आपको थर्ड इक्वेशन, और इसको मान लेना है आपको थर्ड इक्वेशन। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, पुट करना है जो आपने x की वैल्यू निकाली है 2 + 15y/2, कौन सी इक्वेशन में, जो आपने सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, दूसरी वाली इक्वेशन। आपने कौन सी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करी है, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वैल्यू और दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हो, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन पड़ा। यही तो करा हमने, पहली इक्वेशन उठाई, उसको x के इक्वल में लिखा, सब्स्टिट्यूट करा, अब दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम पड़ा। तो आपने कौन सी इक्वेशन को उठाया था सब्स्टिट्यूट करने के लिए, पहली इक्वेशन को, तो जो x की वैल्यू आई है वो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आपने दूसरी इक्वेशन उठा के उसको x या y के इक्वल में करा होता तो पुट करते पहली इक्वेशन में, जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस इक्वेशन में पुट ना करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। गॉट इट? तो इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे हमारी x + 2y = 3। ओके, तो अब x की वैल्यू हमने क्या निकालनी है, 2 + 15y/2, ये पुट करनी है यहाँ पे हमें। यहाँ कर लेते हैं, x की जगह लिखना है 2 + 15y/2, 2 + 15y/2, और प्लस में 2y लिखा हुआ है और इक्वल में 3। अब ये ऐसा करने से देखो हुआ क्या, पूरी इक्वेशन आपकी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगी y, और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हमें सॉल्व करने आती है 6, 7, 8, 9 में पढ़ के आए हैं। कैसे करते थे याद है ना, वेरिएबल वाले एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, उस तरह से सॉल्व करते थे। तो पहले तो उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, फिर क्रॉस कर देते हैं, 1 को इससे करेंगे सेम 2 + 15y, फिर 2 को 2y से करेंगे तो 4y = 3। 2 डिवाइड में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 2 6 हो गया। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इधर क्या बचा 15y + 4y, 15 और 4 19y, 6 में से 2 गया, 4 बचा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/19, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में ना y के साथ, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/19। तो y की वैल्यू आ गई भाई, हमारा सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन हमें सॉल्यूशन में x और y दोनों निकालना होता है। अब जैसे y आ गया, हमारा क्या आ गया, y आ गया। अब इस y की वैल्यू पुट कर देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, चाहे पहली में, चाहे दूसरी में, या तीसरी में, जो आपका मन करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम पुट कर देते हैं y = 4/19 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है x + 2y = 3, तो x + 2, y की वैल्यू 4/19 = 3, x + 2 4 8 और नीचे 19 = 3, प्लस का 8/19 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, 19 और 1 का 19 आएगा, 19 को 3 से करा 57, और माइनस में 1 को 8 से करा 8, तो ये भाई ये माइनस करके आया आपका 49/19, ये है ना, हाँ 49/19। तो ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू, और यही हो गया बेटा इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा समझ लो पहले, फिर मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, देखो एलिमिनेशन से मतलब समझते हो क्या होता है, एलिमिनेशन से मतलब समझते हो ना क्या होता है,
एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो अपने शोज होते हैं हमारे टीवीज में, है ना, क्या होता है हर हफ्ते हर एक वीक को एक एक बंदा निकलता जाता है और जो लास्ट में बचता है, चाहे सिंगिंग शो हो कोई सा भी शो हो, उसमें जो लास्ट में बचता है वो जीत जाता है वोट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी ना आपको वही मेथड लगाना है। आपके पास यहाँ पे दो बंदे हैं एक्स और वाई, तो एक को रिमूव कर दो, जो सिंगल बचा वो जीत गया, उसकी वैल्यू निकल गई। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? दो बंदे हैं, एक को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, चाहे एक्स को एलिमिनेट करो चाहे वाई को एलिमिनेट करो, एक को एलिमिनेट करना है, सिंगल बचा वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल आपकी क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने आती है। समझ रहे हो? सिंगल वैल्यू क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने आती है, तो उसका फिर आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? अब बात आती है सर एलिमिनेट कैसे करें एक चीज को, चाहे एक्स या वाई को कैसे एलिमिनेट करें। तो कैसे करेंगे देखो उसको एग्जाम्पल के थ्रू। देखो मैंने दो एग्जाम्पल लिए यहाँ पे क्योंकि क्लैरिटी अभी आपको अच्छे से होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। देखो दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, दोनों इक्वेशन में क्या एक्स के यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है 5 और 3। क्या किसी का कोफिशिएंट सेम है? बिल्कुल है, एक्स का कोफिशिएंट सेम है। किसका कोफिशिएंट सेम है? एक्स का। ये बहुत इजी क्वेश्चन पड़ेगा। अगर सेम नहीं होता, अगर सेम नहीं होता, जैसे यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 3 है, वाई का कोफिशिएंट 3 5 है, दोनों में से एक्स या वाई में से किसी का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले हमें कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो समझाऊंगा अभी। तो यहाँ तो हमारे पास कोफिशिएंट सेम है, तो उसको बहुत सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर देंगे, या हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, पहली इक्वेशन लिखो। अच्छा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं? जब हमारे पास इसके क्या है कोफिशिएंट सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होते तो पहले करते फिर सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या होगा देखो, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है ये, इन दोनों इक्वेशन को आपको माइनस करना है। इसमें से ये इक्वेशन क्या करनी है? माइनस। तो माइनस करने का देखो क्या तरीका होता है, जो दूसरी इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज कर दो। ये प्लस का 2x है ना, तो इसको माइनस का कर दो। ये माइनस का 3y है ना, तो इसको प्लस का मान लो। और ये माइनस का 4 है ना, अब इसको प्लस का कर लो। तो क्या होता है, दूसरी साइन की जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो दूसरी इक्वेशन के जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है उन सबके साइन चेंज कर दो। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। तो अब ये मत सोच के चलना ये माइनस का है तो माइनस मत करना, ये अब सोचना ये माइनस अब क्या बन चुका है? प्लस बन चुका है। और ये माइनस अब क्या बन चुका है? प्लस। और यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, अब वो प्लस क्या बन चुका है? माइनस बन चुका है। तो 2x और ये माइनस का 2x, क्योंकि प्लस को भूल जाओ ये माइनस हो चुका है। 2x में से 2x गया खत्म, 2x में से 2x गया खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका, क्योंकि 2x माइनस 2x 0, तो वो पूरा का पूरा उससे कट गया। तो देखो एक एलिमिनेट हो गया ना सब्ट्रैक्ट करने से। बस यही सिखाना चाहता था मैं आपको। यहाँ पर देखो माइनस 3y था, अब वो चेंज हो गया, क्या हो गया? प्लस 3y हो गया। ऊपर भी क्या है? प्लस 5y। 5y और 3y कितना हो गया बेटा प्लस करने पे? 8y हो गया। प्लस का 7 है, नीचे था माइनस का 4, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस वजह से वो माइनस का साइन क्या हो चुका है? प्लस का, तो प्लस का 4 बन चुका है। तो ये हो गया 4 प्लस 7 11 बन गया। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 11/8। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी? 11/8। ठीक है, y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी। कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, फिर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर दो y की वैल्यू 11/8 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। मान लो हम किस में कर देते हैं? फर्स्ट में कर देते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू, नहीं फर्स्ट में करें, हाँ ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये हमारी पहली इक्वेशन। तो 2x प्लस में 5, y की जगह क्या पुट करना है? 11/8 इक्वल टू 7। 2x 5 11 जा 55 अपॉन 8 और इक्वल टू में 7। अब ये जो सिंगल इक्वेशन है, मतलब सिंगल वैल्यूल इक्वेशन है, तो x वैल्यू निकाल लो। ये प्लस का 55/8 है, तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 55/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 7 जा 56, 1 को 55 से करा 55, ये आ गया आपका 56 में से 55 गया 1 और नीचे 8। 2x इक्वल टू
1/8। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 के पास गया तो 2 8 16, तो ये आपका आ गया x की वैल्यू 1/16 और y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके थे। तो ये हो गया बेटा इसके सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो ये केस था जब हमारे जो हमारे वेरिएबल क्या है, वेल के साथ जो कॉफिशिएंट्स है, जो x के साथ जो कॉफिशिएंट्स है वो सेम थे। अगर सेम नहीं होते तो कैसे करते, तो वो भी आपको कराते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में कॉफिशिएंट सेम नहीं है, ना ही x का है ना ही y का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके कॉफिशिएंट सेम करेंगे, फिर सेम प्रोसेस अपनाएंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो देखो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 20, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो x के साथ जो कॉफिशिएंट है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन से, और जो दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है 3, उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन से। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? पहली इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है x का, उसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, जो दूसरी इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे देखो होगा क्या, आगे देखते हैं। तो उसे ना पता है क्या होगा, बता देता हूँ आपको कि कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कैसे, देखो जरा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है 3 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो देखो होगा क्या, पहली इक्वेशन को जो हम 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9 और 3 को 13 से करा 39। जब दूसरी इक्वेशन को कैसे करना है, अब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से करा 6, 2 को 5 से करा 10 और 2 को 21 से करा 42। तो ऐसा करने से क्या हुआ, गौर से देखो x का कॉफिशिएंट सेम हो गया। x का कॉफिशिएंट क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। तो इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ। अब इनको कर दो सिंप्लीफाई, जैसे हमने वो करे थे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 6x से 6x कट जाएगा, y वाली टर्म बचेगी तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारी 6x प्लस 9y इक्वल टू 39 और फोर्थ इक्वेशन हमारी 6x प्लस 10y इक्वल टू 42। तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है इन ऐसी इक्वेशंस को, कि दूसरी इक्वेशन के सबके साइन चेंज कर दो। प्लस का 6x है तो अब उसको क्या मान के चलेंगे, ये माइनस का है। प्लस का 10y अब इसको क्या मान के चलेंगे, ये माइनस का है। ये प्लस का 42 अब इसको क्या मान के चलेंगे, अब ये माइनस का है। तो 6x में से 6x गया कट, प्लस का 9y और ये माइनस का 10y है क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। प्लस का 9y और माइनस का 10y, तो 9 में से 10 गया, माइनस का 1y, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो सीधा माइनस y लिख देते हैं। इक्वल में 39 में से 42 गया क्योंकि माइनस का 42 है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा नंबर माइनस का, तो माइनस का 3 आ गया। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। अच्छा ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई कितनी, हमारी 3 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे कोई सी भी इक्वेशन में। तो हम कर देते हैं पहली इक्वेशन में पुट y की वैल्यू। पहली इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x प्लस में 3, y की जगह पुट कर देंगे 3 इक्वल टू में 13, 2x 3 3 9 इक्वल टू 13, प्लस का 9 उधर आगे माइनस का 9 हो जाएगा। 13 में से 9 गया 4, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो भाई x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये इसके हो गए बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, मींस x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। x और y की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर दिक्कत क्या है, वहां पे देखो सिंपल सी इक्वेशन थे 2x प्लस 5y प्लस जो ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर ना फ्रैक्शन में है। किसमें है, फ्रैक्शन में। तो इसको और करना डिफिकल्ट हो जाएगा, चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो सबसे पहले क्या कराता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आपको सॉल्व करना होगा तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो।
क्या कर दो उसको पहले और सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद जो आपका मन करे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन उस मेथड से इसको सॉल्व कर दो। तो दोनों मेथड आपको मैं सिखा चुका हूं, मैं आपको बता देता हूं सिंप्लीफाई कैसे करना है पहले इसको, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन है आपकी 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। तो देखो दो फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, जब भी उसको प्लस माइनस करना होता है तो एलसीएम लेके करते हैं। तो देखो या दूसरा तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3x से करा 9x, 2 को 5y से कर दो 10y, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3x से करा 9x, 2 को 5y से करा 10y, और इक्वल में क्या है बेटा -2। ये 6 यहाँ पे डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 को -2 से करा माइनस का 12। अब देखो ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, ये तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा 6, फिर क्रॉस 2 को x से करा 2x, 3 को y से करा 3y इक्वल टू में 13/6। देखो 6 मल्टीप्लाई में तो इधर सॉरी 6 डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 6 से 6 फिर क्या हो जाएगा कट, है ना। तो यहां बचा सीधा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, और जो आपको अच्छा मेथड लगता है, जो आपको अच्छे से समझ आता है, जितना जल्दी आपसे हो सकता है वो मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे बेस्ट आसान तरीका होता है एलिमिनेशन वाला, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट सिखाया मैंने एलिमिनेशन मेथड, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे पुट करा है बिकॉज ऑफ ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे को कंफ्यूज करते हैं कि अब डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा देते हैं और वो सॉल्व ही नहीं होता है फिर, क्योंकि वो कैलकुलेशन में फंसे रह जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना इस तरह से, फिर सॉल्व करने बैठना, चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, या जो बोला है उस मेथड से। गॉट इट। अब है बेटा हमारा एक क्वेश्चन, ये हमारा आरडी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत टाइम्स आया भी ये है आपके बोर्ड्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे, आपको कैसे पहचानोगे इस टाइप का क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए बोलेगा इक्वेशन दी होगी 2 वेरिएबल, और ना नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे, नंबर क्या होंगे बहुत बड़े बड़े, और कुछ सिमिलरिटी दिखेगी आपको नंबर्स की, 99 यहाँ भी 99 है, 101 यहाँ भी 101 है, कुछ ऐसे सिमिलरिटीज सी दिखेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो सॉल्व करने के लिए, तो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, फिर इसको उधर लेके आओगे, फिर 99 को डिवाइड में ले जाओगे, तो देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, डर लग रहा है देख के कैलकुलेशन करते ही, है ना। तो डरो मत, एक आसान तरीका है इनको करने का। इन दोनों इक्वेशंस को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। इन ऐसी क्वेश्चन जब भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, तो क्या करो इन इक्वेशन को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस कर दो। तो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 है, और 101x दूसरी क्वेश्चन जो है 99y और इक्वल में 501 है। तो इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं करते, माइनस करते हैं जब साइन चेंज करते हैं, बताया था ना मैंने। जब प्लस करेंगे तो बेटा सेम साइन है वही रहने दो, 99 प्लस 101 200, 100 प्लस 99 200y, क्योंकि y है इसलिए, 500 में 499 1000 प्लस कर दिया हमने। क्या ये और सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? 200 कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो 200 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा y, और इक्वल में 1000 है ना। 200 यहाँ से गया x बचा, 200 यहाँ से गया y बचा, तो 200 हमने कॉमन ले लिया। 200 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड डिवाइड में, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचा 10 नीचे बचा 2, तो 2 से 10 कैंसिल 5 बार में, तो x प्लस वाई आ गया कितना आपका 5, ठीक है। अब इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, मैंने क्या कहा था, अब इनको एक बार प्लस करना है, इक्वेशन मिल गई आपको, अब इन दोनों को ना एक बार माइनस कर दो, वन 101x प्लस में 99y इक्वल टू 501।
अब माइनस करने के लिए क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। 99 में से 101 गए तो माइनस का 2 बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है 101, माइनस का 2x हो गया। यहाँ पर ये प्लस का था ना, अब वो माइनस का हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस, 100 में से 99 गया, ये भी 2 बचा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर 101 है और उसके आगे प्लस का साइन है, तो ये 2y हो गया। और ये प्लस का 501 है, सॉरी माइनस का 501 हो चुका है जो प्लस का था, प्लस माइनस माइनस, तो 501 में से 499 गया तो 2 बचा, बड़ा नंबर 501 है, उसके आगे साइन माइनस का है तो ये माइनस हो गया। अब ये इक्वेशन बनी, इसमें से गौर से देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन आ रहा है, मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस है इसलिए -2 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से -2 गया तो बचा x, और यहाँ पे तो +2 है और हमने माइनस भी कॉमन लिया है, तो साइन चेंज हो जाता है। जब भी आप माइनस भी बाहर कॉमन लेते हो ना, तो अंदर जो भी आया उसका साइन चेंज, ये माइनस का 2 था तो प्लस का हो जाएगा x, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और 2 कॉमन ले चुका तो यहाँ पर y बचा, और इक्वल में -2, -2 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे भाई डिवाइड हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर कितना आ गया, तो ये बन गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। अब गौर से देखो ये दोनों इक्वेशन बहुत छोटी छोटी सी इक्वेशन है, सॉल्व कर दो इनको, क्या कर दो इनको अब सॉल्व। हम ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, ऐड क्यों कर रहे हैं बताते हैं अभी आपको, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखो उससे होगा क्या, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x का भी कॉफिशिएंट सेम है, y का भी कॉफिशिएंट सेम है। अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो प्लस का y है माइनस का y है, सीधा कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो x कट जाता, उससे भी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ऐड करना इजी रहता है इसलिए मैंने ऐड करा है। तो y से y कट गया, x और x 2x, 5 और 1 6, 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सीधा y x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन कोई सी भी, मान लो हमने फर्स्ट में कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 प्लस 5 वाई इक्वल टू 5, प्लस का 3 उधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये टाइप का क्वेश्चन, और ये 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। बहुत ईजी था, क्या करा हमने, दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस, एक इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को माइनस, एक इक्वेशन मिली, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x और y आ गया हमारा, ठीक है। डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे थे हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, या एलिमिनेशन कैसे करते हैं, इनके कॉफिशिएंट सेम करके। अब देखो कॉफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको 101 से, जो हो जाता बहुत ज्यादा ट्रिकी और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो इसलिए हमने ऐसा नहीं करा, उस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। गॉट इट। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, के की वैल्यू। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ नो सॉल्यूशन, और जो इसका जो इक्वेशंस है उसके ऐसी इक्वेशन जिसके नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन याद है, भी पढ़ाया था, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल होता है नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। नो सॉल्यूशन याद आ रहा है कुछ, अभी पढ़ा है जस्ट, पैरेलल लाइंस होती हैं और उसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे चेक करा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के। नॉट इक्वल वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके, जो इक्वल है वो लिख रहा हूँ। a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, क्यों, क्योंकि इसके नो सॉल्यूशन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसी का यूज करके देखो मैं k निकाल लूंगा, कैसे, a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में जो एक्सेस आता है वो है 3, a2 क्या होता है जो दूसरी इक्वेशन में एक्सेस आता है जो है 2k-1, b1 क्या होता है जो पहली इक्वेशन में y के साथ है, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, b2 क्या होता है जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ है जो है k-1, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैसे, मैं इसको कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को k-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 - k से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को k से करा 3k, 3 को 1 से करा 3, और 1 को इससे करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा 2k-1। अब इसको एज अ इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो, वेरिएबल वाले एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, ये 3k इधर का इधर ही रहने दो, प्लस का 2k इधर आके माइनस का 2k, इधर बचा -1 और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3,
3 के में से 2 के गया, 1 के 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधा के माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2। तो भाई के की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे कितनी 2, और यही हमें निकालना था। तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे नो सॉल्यूशन बोला है, कभी कभार बेटा ये भी देता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसकी भी कंडीशन देखो सेम ही होती है। क्या सेम होती है? बस नॉट इक्वल की जगह यहाँ पे इक्वल होता है। सेम चीज यहाँ पे सेम ही तरीके से करते हैं, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिखा होता तो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करें एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, उसमें क्या होता था, नंबर्स होते थे। यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट्स है, ए बी सी ऐसे कुछ करके है। तो इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना हमेशा एलिमिनेशन से करना है। किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड से, जो जैसे मैंने आपको बताया वैसे। कॉफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? दूसरी इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट से, जो है b। सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो पहली इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट है, जो है a। यही तो करते थे ना, x का कॉफिशिएंट क्या है b, तो इसको इससे मल्टीप्लाई। पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट क्या है a, तो इसको इससे मल्टीप्लाई। ये करेंगे हम लोग। तो पहली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है हमें b से, तो इसको b से करा a b x, b को b y से करा b स्क्वायर y, b को a से करा a b, b को b से करा b स्क्वायर। गॉट इट? ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को करना है बेटा a से, a को a b x से करा a b x, a को a y से करा a स्क्वायर y, a को a से करा मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a को b से करा a b, और ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब बेसिकली आपको क्या कर देना है, बस इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इतना करने के बाद सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ए बी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ सॉरी फर्स्ट सेकंड नहीं बेटा, थर्ड फोर्थ जो भी हमने बनाई है ना वो वाली। और फोर्थ इक्वेशन हमारी ए बी एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अब साइन चेंज करते हैं पहले। तो ये प्लस का ए बी एक्स है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो साइन चेंज। प्लस का ए बी एक्स है तो ये माइनस का हो गया, माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो ए बी एक्स कट, क्योंकि माइनस करना है तो ए बी एक्स में से ए बी एक्स गया, खत्म पूरा भाई। अब ये माइनस का क्या हो चुका है बेटा, प्लस बन चुका है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। तो अब ये नंबर तो है नहीं जो प्लस करके लिख दे, तो एज इट इज उसको एज इट इज ही लिख दो, बी स्क्वायर वाई प्लस में ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ये प्लस तो हो नहीं सकते, तो इसको जैसा है वैसा का वैसे ही लिख दो, बी स्क्वायर वाई प्लस में ए स्क्वायर वाई। अब इन दोनों को क्या करना है, ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज, और ये माइनस का ए बी। ये माइनस का क्या हुआ पता है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाता है सेकंड इक्वेशन का। प्लस का स्क्वायर था माइनस का, प्लस का ए बी था माइनस का, ऊपर वाला सेम। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये प्लस माइनस तो हो नहीं सकते, नंबर नहीं है इसलिए। अब यहाँ गौर से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें y कॉमन आ रहा है, y क्या आ रहा है, कॉमन। तो ले लो भाई, बी स्क्वायर वाई में से y गया तो बी स्क्वायर बचा, और ए स्क्वायर वाई में से y गया तो ए स्क्वायर बचा। और यहाँ पर देखो जो राइट हैंड साइड है, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट, क्योंकि ए बी में से ए बी गया, खत्म। बचा क्या, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इन दोनों में से बेटा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन लेते तो क्या होता है, साइन चेंज, दोनों माइनस के थे तो इसलिए अब दोनों प्लस के हो गए हैं। y के साथ ये मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, जो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई के साथ ये था, अब ये डिवाइड में आ गया। ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो हो जाएगा कट। और ये माइनस था, और कट होने के बाद 1 बचा, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे ऐसे हमारी -1। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, सेम जैसे भी तो हमने क्वेश्चंस करे वैसे ही करा है यहाँ पे हमने, कुछ अलग नहीं है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे y की वैल्यू -1, जो आपका मन करे उस इक्वेशन में। तो हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ऐसा पुट करने से क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी। तो ax का ax सेम, प्लस में बी वाई, और y की वैल्यू -1 है तो -1 लिख दो, और ये a माइनस बी। बी को -1 से करा, माइनस का बी, और इक्वल में a माइनस बी।
माइनस का बी राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का बी, और प्लस का बी माइनस बी कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बी में से बी गया 0। अब यहाँ बचा एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड आके, कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो भाई एक्स की वैल्यू आ गई 1 और वाई की वैल्यू -1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है इसको अच्छे से। पता है ना कैसे करनी है प्रैक्टिस, बता रखा है मैंने आपको 50 बार पहले से ही, पहले की वीडियोस में ही बताया मैंने, और जो मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी वहां भी बताया था। क्वेश्चन कराया, वीडियो पॉज करो, अपने आप खुद करो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराया, अपने आप खुद करो, फिर तीसरा क्वेश्चन कराया, पॉज करो, फिर अपने आप खुद करो। कुछ इस तरह से करनी है रिवीजन साथ साथ, ठीक है ना। ये नहीं है वीडियो चल रही है देख लिया देख लिया देख लिया हो गया काम ना, पेन कॉपी उठाओ, लगे हाथ करते भी रहो। अब ये देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारी बेटा वर्डिंग प्रॉब्लम्स। कह रहा फ्रैक्शन 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब दो ऐड करें बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें हम, 2। 3 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाता है 5/6। तो हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो ये वर्डिंग प्रॉब्लम एक ऐसी क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता इक्वेशंस कैसे बनाए, क्या बनाए। सॉल्व तो करना सीख लिया, सॉल्व तो आ गया, लेकिन दिक्कत आती है इक्वेशंस बनाने में। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना आप लोग को आ गया है, सॉल्व कर दोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इक्वेशन बनेगी जब भी तो सॉल्व करोगे, इक्वेशन ही नहीं तो सॉल्व क्या करोगे। तो इक्वेशन पहले बनाना सीखो कि कैसे सोचना है। जो चीज आपको फाइंड करनी है, देखो टू वेरिएबल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इस चीज को याद रखना, जो चीज आपको फाइंड करनी है उसमें से एक को x मान लो, एक को y मान लो। अच्छा, एक x और y दो ही चीज क्यों आएगा, क्योंकि टू वैल्यू इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हमेशा जैसे भी आपको वर्डिंग प्रॉब्लम आएगी वो दो चीजें की होगी, उसमें दो चीजें जरूर होंगी। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करो क्या फाइंड करना है, और उसमें से एक को x मान लो और एक को y मान लो। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइंड करना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, क्या, सोचो सोचो सोचो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। फ्रैक्शन जो होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हम लेट कर लेते हैं x और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं y। अच्छा, जिसको नहीं पता बता दो भाई, फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमारा py फॉर्म में होता है। ऊपर वाला क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब देखो, तो फ्रैक्शन क्या बना, x/y। फ्रैक्शन क्या बना हमारा, x/y। क्वेश्चन कह रहा है ये 9/11 बन जाता है कब, अगर हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब ऊपर भी 2 ऐड और नीचे भी 2 ऐड, तो जो उसका आंसर है वो कितना हो जाता है, 9/11। ठीक है, और कह रहा है साथ साथ में करें, चलो नहीं, पहले साथ का बाद, आगे का बाद में पढ़ेंगे। अभी देखो फ्रैक्शन में आ गई इक्वेशंस, अब इसको नॉर्मल इक्वेशन बना लो पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y+2 से। ठीक है, 11 को x से करा 11x, 11 को 2 से करा 22, 9 को y से करा 9y, 9 को 2 से करा 18। तो ये 11x प्लस का 9y इधर आके माइनस का 9y, प्लस के 22 को मैं उधर ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया 11x माइनस 9y, और ये माइनस का 4। तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे। फ्रैक्शन है हमारा x/y, आगे कह रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर भी 3 ऐड और नीचे भी 3 ऐड, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारा, 5/6। फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x+3, 5 को इससे करेंगे y+3 से। ठीक है, अब देखो 6 को x से करा 6x, 6 को 3 से करा 18, 5 को y से करा 5y, 5 को 3 से करा 15, 6x प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18। तो इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब जो आपका मन करे, चाहे आप एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, उससे आप क्या करो, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। x y की वैल्यू फाइंड हो गई, हमें फाइंड फ्रैक्शन करना था,
तो ऊपर जो आंसर आया वो x/5, फ्रैक्शन ये था ना, तो x की वैल्यू वहां ऊपर लिख देना, जो y की वैल्यू वो नीचे लिख देना, वही हमारा फ्रैक्शन है जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो अभी एक काम करो, वीडियो पॉज करो, मैं सॉल्व करूंगा, वीडियो पॉज करो, दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, और इन दोनों इक्वेशन से क्या करो, आप x और y की वैल्यू निकालो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सॉल्यूशन मत देखना पहले, अपने आप निकालो। ओके, और जिसका सही आता है फिर मैं सॉल्व, फिर बाद में चेक करना सही आया नहीं आया, जिसका सही आता है कमेंट में मुझे जरूर बताना। बेटा अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो आप यहाँ से अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, फिर इसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इक्वेशन है हमारी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, और 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है। तो फटाफट से इसको यहाँ से रब करके हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और जिसका आंसर आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई मेरा आंसर सही आया है फर्स्ट बार में। चलो, तो हम इसमें लगाते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। ये हमारी पहली क्वेश्चन थी, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ पर देखो हमारा कॉफिशिएंट सेम नहीं है, ना ही x का ना ही y का, तो क्या करेंगे, कॉफिशिएंट सेम कैसे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सेकंड के x के कॉफिशिएंट से जो है 6, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो फर्स्ट इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट है वो है 11। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या आएगा, 6 को 11 से करा 66x, 6 को 9 से करा 9 6 54y, और 6 को -4 से करा माइनस का 24। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड इक्वेशन से, 11 को 6 से करा 66x, 11 को 5 से करा 55y, और 11 को -3 से करा माइनस का 33। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब ये 66 से 66 कैंसिल होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है बेटा, साइन चेंज। तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस का 54y, और ये माइनस का क्या बन चुका है, प्लस का बन चुका है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 55 में से 54 गया 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का 24, और ये माइनस का 33 नहीं रहा, ये प्लस का 33 हो चुका है। तो प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 गया, 3 और 6 9, तो ये आ गया आपका y की वैल्यू 9। तो भाई यहाँ से सीधा सीधा हमारी y की वैल्यू 9 आ गई। अब पुट करके y की वैल्यू 9 हम क्या निकाल लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट x निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y की जगह 9 ही पुट करेंगे, 9 दिया हुआ तो 9 निकाला ना हमने, तो y की जगह 9 पुट कर दिया हमने। 11x 9 9 जा 81 इक्वल टू -4, माइनस का 81 इधर आके प्लस का 81, प्लस माइनस माइनस 81 में से 4 गया 77, x के साथ 11 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और एक कट के हमारा आ गया x की वैल्यू 7, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 7, और y की वैल्यू कितनी आई बेटा 9। तो हमें फाइंड करना था बेटा फ्रैक्शन। तो भाई हमारी फ्रैक्शन क्या था, x/y था, हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y। फ्रैक्शन क्या था हमारा, x/y, और x की वैल्यू है हमारी 7, और y की वैल्यू क्या है 9। तो आंसर हुआ बेटा हमारा 7/9। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। कह रहा है 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एज एगो जैकब, 5 ईयर एज ऑफ जैकब, अच्छा ठीक है, एज बाय 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर द परसेंटेज। क्वेश्चन पढ़ के हमें एजेस निकालनी है किसकी, जैकब और उसके सन की। तो यहां से हमें ये समझ आता है, दो चीज हमें निकालनी है, एक तो जैकब की एज और उसके जैकब सन एज। ठीक है ना, तो एक को x मान लो और एक को y मान लो। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कह रहा है 5 ईयर हैंस, कब बेटा 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, हैंस मतलब बाद, तो 5 साल बाद जो जैकब की जो एज है ना अपने सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। अपने सन से कितने टाइम्स हो जाएगी 3 टाइम्स, मतलब जैकब और उसका सन 5 साल बाद जैकब की एज ना अपने सन से 3 टाइम्स होगी। अपने सन की एज से कितने टाइम्स होगी 3 टाइम्स होगी। तो देखो पहले जैकब की एज 5 साल बाद कितनी होगी x+5, और जैकब के सन की एज क्या होगी भाई, जैकब के सन की एज y+5। ठीक है, तो 5 साल बाद पहुंच गए हम लोग। अब कह रहा है कि जैकब की जो एज है, और ये किसके सन की एज है, इसके जैकब की एज में 3 टाइम्स है उसके सन से। जैकब की एज क्या है 3 टाइम्स है उसके सन की एज के। अब इसको इक्वेशन बनानी है हमें इस चीज का यूज करके। तो देखो जैकब की एज है x+5 5 साल बाद, और उसके सन की है y+5। ये दोनों इक्वल की एज कब होगी, इन दोनों की एज इक्वल कब होगी। अच्छा बड़ा कौन है जैकब, और सन छोटा है, ऑब्वियस सी बात है बाप बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली आता है ना, फादर बड़े ही तो होंगे भाई। तो जैकब की एज x+5 है, जैकब के सन की y+5 है। बड़ा कौन है जैकब, छोटा कौन है सन। और जैकब कितना बड़ा है 3 टाइम्स, जैकब कितना बड़ा है 3 टाइम्स। अगर मैं उसके सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं उसके सन की एज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो दोनों की एज क्या आ जाएगी बेटा बराबर। समझ रहे हो, ये जैकब है ये उसका सन है। जैकब कितना बड़ा है यहाँ पे उसके अपनी बेटे की एज से 3 टाइम्स है। अगर उसकी बेटी की एज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज क्या हो जाएगी बराबर। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ, उसके सन की एज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो वो आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए और इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, x+5, 3 को y से करा 3y, 3 को 5 से करा 15, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, और प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो चलते हैं पहले भाई 5 साल पहले, टाइम मशीन बनाते हैं। बन गई टाइम मशीन 5 ईयर एगो। जैकब की एज कितनी होगी 5 ईयर एगो, जैकब एज इज x-5, क्योंकि भी जैकब की प्रेजेंट एज को हमने क्या माना है x, तो 5 साल पहले कितनी होगी उसकी x-5, और उसके सन की जैकब सन एज, सन की प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल पहले होगी y-5। ठीक है, आगे कह रहा है 5 साल पहले पहुंच गए भाई। जैकब एज ना 7 टाइम्स है उसके सन की। जैकब की जो एज है उसके सन के कितने टाइम्स है बेटा 7 टाइम्स है। सेम फुल प्रोसेस, जैकब बड़ा है किससे सन से, कितना बड़ा है 7 टाइम्स। अगर उसके सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। दोनों इक्वल कब होंगे जब उसके सन की एज को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। तो यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। 7 को y से करा 7y, 7 को 5 से करा 35, प्लस का 7y इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया। x माइनस 7y, माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 गए, ये माइनस का 30, और ये हो गया बेटा आपका सेकंड इक्वेशन। इक्वेशंस बन गई। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मन करे उस मेथड लगा के एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, वही आपको निकालना है, जैकब की एज और उसके सन की एज। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका हम जो यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। वीडियो पॉज करो, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू 10, दूसरी है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो फटाफट से इसको यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग रब कर देते हैं, ताकि हमारे पास जगह मिल जाए इनको सॉल्व करने के लिए। और आप चाहो तो बेटा वीडियो पॉज कर लो फटाफट से, और वीडियो पॉज करके क्या कर लो इसके सॉल्यूशन निकाल लो, फिर बाद में क्रॉस चेक कर लेना कि आपने ठीक करा है या नहीं करा, इससे आपकी लगे हाथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है ना, चलो वीडियो पॉज करो और करो आप लोग। तो ये हो गया बेटा हमारा रब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन हमारी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30।
बेटा देखो कॉफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट सेम है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो ये भी प्लस, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। अब जो ये माइनस का 7y था, अब वो प्लस का बन चुका है, और माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4y, ये माइनस का प्लस का बन चुका है, प्लस का 10 और प्लस का 30 40, 4 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होके y आ गया हमारा 10, y कितना आ गया हमारा 10। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे y की वैल्यू 10 कोई सी भी इक्वेशन में, तो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहां से x आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। x माइनस 3 y की जगह लिखेंगे 10 इक्वल टू 10 है, 3 10 जा 30 इक्वल टू 10, माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आके प्लस का 30, और 10 प्लस 30 40, तो x क्या है हमारा 40, और x कौन था, जैकब की एज, तो भाई जैकब एज कितनी हो गई भाई 40, और उसके सन की एज y थी जो है 10। तो ये हुआ उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर। समझ में आया क्या कह रहा है, कह रहा है एक टैक्सी है, पता नहीं जो भी है, एक टैक्सी है, ठीक है ना, कह रहा है वो ना एक फिक्स चार्ज लेती है, साथ में उसका पर डिस्टेंस के साथ, पर डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज लेती है। मतलब मैं समझाता हूँ, आप अपनी सिटी में जब ऑटो में बैठते हो, अगर ऑटो वाले से बात करते हो भाई मीटर से चल, किससे चल, मीटर से, तो जो वो मीटर डाउन करता है वो जीरो से नहीं करता, वो एक अमाउंट से चार्ज करता है, लाइक 25 या 20 रुपए के हिसाब से, 20 या 25 से स्टार्ट होगा आपका मीटर चलना, नॉट अ जीरो से, कहां से स्टार्ट होगा, 20 या 25 रुपए से। तो इसका मतलब जो 20 या 25 रुपए हुआ वो क्या हुआ, एक फिक्स चार्ज हुआ, क्या हुआ है, वो एक फिक्स चार्ज हुआ। उसके बाद क्या होता है, अब जितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे, उस किलोमीटर के हिसाब से आपसे पर किलोमीटर चार्ज और उसके अंदर ऐड होता जाएगा, समझ रहे हो। पहले 25 रुपए लगा, 1 किलोमीटर का मान लो 5 रुपए था, तो वो 30 हो गया, 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर का 10 हो गया, शुरू में 25 था तो वो 35 हो गया, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहां भी वही चीज कहना चाहता है ये, कि एक टैक्सी चार्जेस है सिटी में, किस हिसाब से, एक फिक्स चार्ज लेता है, बाकी पर किलोमीटर चार्ज लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें दो चीज समझ आ रही है, और देखो फाइनली हमें यही करना होगा, फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो बाद में आगे पढ़ेंगे। लेट फिक्स चार्ज इज एक्स, फिक्स चार्ज इज एक्स, एंड पर किलोमीटर चार्जेस इज वाई, पर किलोमीटर चार्जेस इज वाई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोलते हैं, कह रहा है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के उसने पे करे 105 रुपीज, 10 किलोमीटर के उसने कितने पे करे, 105 रुपीज। तो देखो किस हिसाब से पे करे होंगे, सबसे पहले तो उसमें फिक्स चार्ज ऐड हुआ होगा एक्स रुपीज, प्लस में जितने किलोमीटर चलाए, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है बेटा वाई, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y, उसने यही तो पे करा होगा, फिक्स चार्ज, प्लस में पर किलोमीटर चार्ज जितना उसका लगा है। तो फिक्स चार्ज को हमने माना x, तो x, और 1 किलोमीटर का चार्ज y, और वो 10 किलोमीटर चलाया तो 10y, और वो किसके इक्वल हो गया 105 के, 105 के, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं। आगे कह रहा है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा बेटा x प्लस 15y, कितना चार्ज करा उसने 155, और ये हो गई बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई आ जाएगा, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज आ जाएगा। तो सीधे सीधा हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो एक्स का कोफिशिएंट सेम है ना, वो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई से वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होता है, सारे माइनस प्लस किया तो सारे साइन चेंज माइनस के हो गए, एक्स से एक्स कटा, प्लस का 10y, और ये प्लस का 15 नहीं रहा, माइनस का रहा, तो 10 में से 15 गए, माइनस का 5y, 105 में से माइनस करेंगे 155, तो ये माइनस का 50, -5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कैंसिल होकर 10 रुपीज, तो y आया हमारा 10, मीन्स पर किलोमीटर चार्ज आया हमारा 10।
अब पुट कर देते हैं बेटा y की वैल्यू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से x आ जाएगा। फिर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 y की जगह लिखेंगे 10 इक्वल टू 105। 10 टाइम्स 100 इक्वल टू 105। प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। 105 माइनस 100, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई हमारी कितनी, 5 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा फिक्स चार्ज था, तो मतलब फिक्स चार्ज हुआ हमारा कितना, 5 रुपीज। और पर किलोमीटर चार्ज को हमने y माना था और वो आया है 10, पर किलोमीटर चार्ज हो गया आपका 10 रुपीज। ठीक है, इतना तो हो गया। इसने अब एक लाइन और बोली है, कह रहा है एक पर्सन है वो कितने पे करेगा 25 किलोमीटर के, एक पर्सन 25 किलोमीटर के कितना चार्जेस पे करेगा। तो कितना पे करेगा बेटा चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। तो देखो पहले तो वो पे करेगा फिक्स चार्ज x रुपीज, और प्लस में जितने किलोमीटर चला उतना, तो कितने किलोमीटर चला वो 25, और 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है y जो हमने माना था। तो इसकी इक्वेशन बनी x प्लस 25y। समझ रहे हो कैसे, 25 किलोमीटर की क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस 25y, जैसे यहाँ पे बनी थी 10 किलोमीटर का x प्लस 10y, 15 किलोमीटर का x प्लस 15y। तो इसी तरह से 25 किलोमीटर की क्या इक्वेशन बनी, x प्लस 25y। और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 5, तो x की जगह 5 लिख दो। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 10, तो 10 लिख दो। 5 प्लस 25 प्लस 10 250, और ये ऐड होकर आ गया 255। तो 25 किलोमीटर का उसको चार्जेस पे करना पड़ेगा 255 रुपीज। ठीक है, अब ये है बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है बेटा हमारी डिजिट्स वाले क्वेश्चंस, और डिजिट वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ये आते भी हैं पेपर में। तो अच्छे से समझना लॉजिक क्या चल रहा है, जरूरी नहीं है सेम डिट्टो सेम वैल्यू के साथ आ जाए। हाँ, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट कर लोगे। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो अच्छा आपको पता है डिजिट्स क्या होती है, 0 1 2 3 ऐसे 9 तक, ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं बेटा। ये कितनी डिजिट होती है 10। इन्हीं से मिलके हमारे इनफाइनाइट नंबर्स बनते हैं, इन्हीं से मिलके हमारे इनफाइनाइट नंबर्स बनते हैं। जैसा आपने देखो बोला सुना भी होगा, ये 25 है, इसको हम बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर है ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट यूज हुई है 2 और 5। 215 है, इसको बोलते हैं भाई ये 3 डिजिट का नंबर है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर बनाने में 3 डिजिट लगी है, सो इसलिए 3 डिजिट का नंबर बोलते हैं। तो ये होता है डिजिट्स। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है उनको हम उनके डिजिट्स को प्लस करते हैं तो 9 आता है। क्या आता है, 9 आता है। आई कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड दी नंबर। समझाऊंगा मैंने क्या पढ़ दिया, पहले हमें नंबर फाइंड करना है। वो नंबर क्या है, वो 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है बेटा वो 2, मतलब कुछ इस तरह से होगा, जैसे 25 होता है ना, तो मैंने उसको XY लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, जैसे 25 भी होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। क्या, इसको बोलते हैं वंस और इसको बोलते हैं टेंस। इसको बोलते हैं वंस और इसको बोलते हैं टेंस। तो यहाँ पे वो 2 चीजें क्या हुई जिसको X और Y मानना है, वंस और टेंस। तो लेट कर लेते हैं, जो वंस है, वंस डिजिट है जो, वो X है, और जो टेंस डिजिट है वो Y है। ठीक है, तो नंबर क्या बना बेटा हमारा YX। नंबर क्या बना हमारा YX, क्योंकि वंस हमने वंस को X माना है तो X यहाँ लिखा जाएगा, टेंस को Y माना है तो उसको यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो नंबर बन गया हमारा YX। अब आगे क्या कह रहा था, कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर। नंबर क्या बना था हमारा YX, कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब डबल है किसका, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का। जो डिजिट है ना उसको रिवर्स कर दो, लाइक 25 है तो उसको 52 कर दो। तो यहाँ पे नंबर हमारा क्या है YX, तो उसको उल्टा कर दो तो क्या बन गया XY। तो ये कहना चाहता है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स 10 नंबर क्या था हमारा, मैंने बताया एक्सप्लेन करा था YX, और इसके डिजिट को उल्टा कर देते हैं तो YX का क्या हो जाएगा XY, और वो 2 टाइम्स है, दोनों इक्वल है इसके। ठीक है, अब
यहाँ पे एक चीज और है, क्या, हमें जो ये y से x और xy है इसको हमें ना एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। मीन्स जैसे 25 होता था उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 10 प्लस में 5 इंटू 1 करते थे ऐसे एक्सपैंड फॉर्म हम बचपन में। तो यहाँ पे वाई एक्स है, क्या है, वाई एक्स है। जो टेंस वाला नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो वंस वाला नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीधा आपका बन जाता है 10y प्लस एक्स। एक्सपेंड फॉर्म क्या बन जाती है वाई एक्स की, 10y प्लस एक्स। समझ रहे हो? दोबारा समझो, हमने एक्सपेंड फॉर्म सीखी थी बचपन में। 2 हमारे टेंस प्लेस पे तो उसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 5 वंस प्लेस पे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे नंबर है वाई एक्स, तो y है टेंस पे तो 10y, x है 1 प्लेस पे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके x, तो 9 ब्रैकेट में 10y प्लस एक्स। इसी तरह से ये xy है, इसका क्या होगा बेटा, टेंस वाले को 10 से करेंगे x, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट है, और टेंस पे डिजिट क्या है x, तो ये हो जाएगा 10x, और वंस डिजिट पे y है तो उसको 1 से करेंगे तो ये y, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस y। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो 9 को 10 से करा 90y, 9 को x से करा 9x, 2 को 10 से करा 20x, 2 को y से करा 2y। अब इन दोनों को जरा इधर ले आते हैं, या इधर ले आओ, कहीं भी ले आओ। मान लो ये था हमारा 20x प्लस 2y, प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90, प्लस का 9x इधर आके माइनस का 9x। ठीक है, 20x में से ये क्या था हमारा, y था। ठीक है, 20x में से 9x गया 11x, 2y में से 90y गया, ये y है बेटा। ठीक है, 2y में से 90y गया माइनस का 88y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई हो रही है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखो 11 कॉमन आ रहा है, 11 की टेबल में 11 भी आता है और 88 भी आता है, तो यहाँ बचा x और 11 की टेबल में 88, 8 बार में तो ये 8y, इनेबल मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको उठा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 बाय 11, 0 बाय 11 0 होता है, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, पहली इक्वेशन क्या थी, हमने छोड़ दिया इसको, पर शुरू में बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। पहली इक्वेशन देखो यहीं पे कह रहा है सम ऑफ डिजिट, अगर हम डिजिट को प्लस करते हैं तो 9 आता है। तो डिजिट थी हमारी एक x और एक थी हमारी y, और इनको प्लस करते हैं तो क्या आता है 9। तो ये हो गई बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जीरो है। देखो क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x माइनस 8y इक्वल टू 0 है, माइनस का 8y उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 8y, x की वैल्यू कितनी आ गई 8y। अब पुट कर दो x इक्वल टू 8y इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह पुट करना है आपको 8y, 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, 8y और y 9y इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 बाय 9 कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से हमारी 1 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में कर देते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 8y, तो y की वैल्यू 1 आई है ना, तो y की जगह 1 लिखा, 8 1 जा 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है, हमें नंबर फाइंड करना था, तो नंबर क्या था हमारा, वंस x था टाइम्स y था, तो नंबर था हमारा yx, नंबर क्या था हमारा yx। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो नंबर क्या है हमारा yx था, है ना, तो y हमारा 1 है, x हमारा 8 है, तो आंसर हुआ बेटा आपका कितना 18। आंसर क्या हुआ आपका 18। ठीक है, अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एक लाइब्रेरी है, उसका एक फिक्स चार्ज है 3 दिन का, एक फिक्स चार्ज है 3 दिन का, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। समझ रहे हो क्या कहना चाहता है ये? कह रहा है एक लाइब्रेरी है जो शुरू के 3 दिन के ना फिक्स चार्ज लेता है, शुरू के 3 दिन का क्या लेता है, फिक्स चार्ज, और अगर आप उसका एक्स्ट्रा रखोगे फिर पर डे चार्जेस लगता है, एक्स्ट्रा दिन का या एक्स्ट्रा डेज का पर डे चार्जेस लगता है, एक्स्ट्रा डे का क्या लगता है, पर डे चार्जेस। ठीक है, और देखो आपको फाइंड भी यही करना है, फिक्स चार्ज और
चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो पहले तो लेट कर लो फिक्स चार्जेस एक्स और पर डे चार्जेस इज वाई। ठीक है, तो देखते हैं आगे पढ़ के अब क्या कर रहा है। तो कह रहा है सरिता ने पे करे 27 रुपए। सरिता ने कितने पे करे? 27 रुपीज। और उसने बुक कितने दिन के लिए रखी थी? 7 दिन के लिए। बुक कितने दिन के लिए रखी थी? 7 दिन के लिए। अब आपको इस चीज का यूज करके एक क्वेश्चन बनाना है। उसने टोटल कितने पे करे? 27 रुपीज। उसने बुक कितने दिन के लिए ली थी? 7 दिन के लिए। बुक कितने दिन के लिए ली थी बेटा उसने? 7 दिन के लिए। जिसमें से 3 दिन तो हटा दो क्योंकि वो तो फिक्स डे का था चार्ज, और वो कितना है? एक्स रुपीज, जो हमारे हिसाब से हमने माना हुआ है। समझ रहे हो? 7 दिन में से शुरू के 3 दिन का चार्ज तो क्या है? एक्स रुपीज। बाकी जो 4 दिन बचे उसका उसको पर डे के हिसाब से पे करना पड़े। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज क्या है उसका? एक्स रुपीज। और बाकी जो 4 दिन बचे हैं उसका उसको पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। एक दिन का चार्ज हमने माना है वाई रुपीज, तो 4 दिन का हो गया 4 वाई रुपीज। तो ये दोनों चार्जेस लगेंगे उसको, 3 दिन का एक्स और 4 दिन का 4 वाई। और इन दोनों का सम किसके बराबर है? 27 की, क्योंकि उसका चार्ज कितना हुआ है टोटल? 27। तो यहां से हमारी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। कह रहा है एक लड़की है सुशी, उसने पे करे 21 रुपीज। कितने पे करे उसके? 21 रुपीज। और उसने बुक को रखा था 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए रखा है, जिसमें 3 दिन का तो बेटा फिक्स चार्ज है जो हो गया एक्स रुपीज। बाकी जो 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखे हैं बुक्स को अपने पास, उसका पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। एक दिन का वाई है तो 2 दिन का हो गया 2y। तो यहां से इक्वेशन मिल गई x प्लस 2y किसके इक्वल? 21 रुपीज के इक्वल। और ये बन गई बेटा हमारी अब सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स वाई का मतलब ही क्या है? फिक्स चार्ज और पर डे चार्जेस। तो सीधे सीधे बेटा हम इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट सेम है जो है 1। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x से x कट जाएगा, 4y माइनस का 2y हो गया, प्लस का नहीं है याद रखना। 4y में से 2y गया 2y, और 27 में से 20 बन गया 6। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गए 3। तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी भाई? 3 आ गई। अब कोई सी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 27। x का x सेम, y की जगह 3 लिख देते हैं। 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, प्लस का 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ गया हमारा? 15। तो x आ गया हमारा कितना? 15। तो फिक्स चार्ज क्या हुआ भाई? फिक्स चार्जेस x को माना था तो फिक्स चार्ज हो गया 15 रुपीज, और पर डे चार्जेस कितना हुआ? उसको हमने y माना था तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 3। तो पर डे चार्जेस हो गया बेटा कितना? 3 हो गया। तो ये भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स 9:7। 2 बंदे हैं, ठीक है, उनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है। क्या है वो? 9:7। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं। इनकम, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हुई? 9x, और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हुई बेटा? 7x। क्यों? देखो रेशियो है दिया हुआ है 9:7, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के इनकम का रेशियो। तो जो रेशियो आता है ना वो पहले फ्रैक्शन होता है। पहले क्या होता है? फ्रैक्शन। उसको पहले कैंसिल आउट करा जाता है, फिर जो आता है फिर उसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। और कैंसिल आउट आपको पता है सेम नंबर से करा जाता है, और वो सेम नंबर हमें नहीं पता, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो इसीलिए उसको डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं? 9x और 7x लिख दिया जाता है। कोई भी रेशियो होता है उसके साथ x लिख दिया जाता है। ठीक है ना? आगे कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर
जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं उसका भी रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो फर्स्ट पर्सन के एक्सपेंडिचर कितना है बेटा और सेकंड बंदे का कितना है। फर्स्ट बंदे का है 4 और सेकंड बंदे का है 3। देखो x का हमने यूज कर लिया तो और कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो इसको y मान लेंगे 4y और 3y। अब कह रहा है दोनों बचाते हैं हर महीने के 2000 रुपए, दोनों बचाते हैं हर महीने के 2000 रुपए। तो फाइंड करो दोनों की मंथली इनकम क्या है, फाइंड करो दोनों की मंथली इनकम क्या है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, इनकम माइनस एक्सपेंस मतलब खर्चा किसके बराबर होता है, सेविंग के होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, सेविंग के बराबर होता है। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम इक्वेशंस बनाएंगे इस क्वेश्चन की। देखो पहले बंदे की इनकम कितनी है 9x, पहले बंदे का एक्सपेंडिचर कितना है 4y। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, सेविंग के, और सेविंग कितनी है 2000। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सॉरी दूसरे बंदे की इनकम है 7x और दूसरे बंदे की एक्सपेंडिचर कितना है 3y और उसकी भी सेविंग कितनी है 2000। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और सॉल्व कर लो। तो कैसे करेंगे देखो जरा। देखो तो भाई कॉफिशिएंट सेम नहीं है यहाँ पे, तो पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन के x के कॉफिशिएंट से। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 7 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बेटा 9 से। तो करते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन 7 से करेंगे तो 7 9 ज़ा 63x, 7 4 ज़ा 28y और 7 को 2000 से करा 14000। अब इसको 9 से करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। 9 से करेंगे तो 9 7 63x, 9 को 3 से करा 27y और 9 को 2 से करा 18000। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो 63x माइनस 28y इक्वल टू 14000। फोर्थ इक्वेशन 63x माइनस 27y इक्वल टू 18000। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होता है, कर दिया हमने। ये कैंसिल हो जाएगा, 63 से 63 कैंसिल, ये माइनस का 27 प्लस का बन चुका है तो माइनस का 28 प्लस का 27, माइनस प्लस माइनस तो 1y बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और बड़ा नंबर माइनस का 28 है तो माइनस y आया। इसी तरह से 14 में से 18000 गया तो माइनस का 4000 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 4000। y की वैल्यू कितनी आ गई 4000। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इक्वल टू 4000 इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 4y, तो सीधा मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, 9x का 9x 4y है तो y की जगह सीधा मैं 4000 लिख दे रहा हूँ क्योंकि y की वैल्यू 4000 आई है और ये इक्वल है 2000 के। तो 9x 4 4 सा 16, तो ये 16000 हो गया इक्वल टू 2000। माइनस का 16000 उधर तक जाएगा प्लस का, तो 2000 में प्लस कर देंगे 16000, तो 9x इक्वल टू 18000 हो गया, 2 प्लस 16 18, और 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया बेटा कितना 2000 रुपीज। तो x की वैल्यू आ गई 2000, y की वैल्यू आ गई 4000। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड देयर मंथली इनकम। हमें उनकी इनकम फाइंड करनी है, मंथली इनकम फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले बंदे की इनकम क्या थी बेटा 9x, तो और हमने x कितना निकाला है 2000, तो x की जगह 2000 पुट कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट बंदे की इनकम आ गई। दूसरे बंदे की इनकम क्या थी 7x, x की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी 2000, तो 7 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड बंदे की इनकम आ गई। ठीक है, यहीं पर अगर ये बोलता है क्या निकालो एक्सपेंडिचर निकालो, इनकम की जगह क्या बोलता है एक्सपेंडिचर,
तो उसमें आपकी y की वैल्यू काम आती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बंदे का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना माना है हमने 4y, और y की वैल्यू 4000 आई है, तो यहाँ पे पुट करते तो फर्स्ट बंदे का एक्सपेंडिचर आ जाता। यहाँ पे सेकंड पर्सन में पुट करते y की वैल्यू, तो सेकंड बंदे का एक्सपेंडिचर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाया जाता हूँ। ये छोटा सा यहाँ से कट कर रहा हूँ बस मैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट पर्सन की इनकम, इनकम है ना, फर्स्ट पर्सन की कितनी होगी बेटा, 9x है, और x की वैल्यू आई है 2000, तो 9 2 18,000 हो गया ये। और सेकंड पर्सन क्या था 7x, और x की वैल्यू 2000 आई है, तो 7 × 2000 14,000 हो गए। तो ये आगे भाई इनकम दोनों बंदों की। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, वर्डिंग प्रॉब्लम सेंटर। देखो मैंने बहुत सारी वर्डिंग प्रॉब्लम्स क्यों डाली है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। इसमें से कुछ भी आ सकता है, मैंने सारी इंपॉर्टेंट डाली है जो लास्ट ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 2 बार प्रैक्टिस कर लो आप। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना बेटा, इस दिन आपकी वो भी आ चुकी है, बोर्ड की डेटशीट भी आ चुकी है। 15 फेब से स्टार्ट है हम लोगों का, और 10 मार्च को आपका मैथ का एग्जाम है। तो भाई बोर्ड की भी जल्दी आने वाले हैं आपके, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है मीना गई भाई बैंक, उसने वहां से उसने निकाले 2000 रुपये। कितने रुपये निकाले, 2000 रुपये। और जो कैशियर था उसने कैशियर से बोला मीना ने कि भाई मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देना ओनली। किस किस के नोट देना है, ओनली 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देना। कह रहा ठीक है भाई, तो उसने उस कैशियर ने मीना को दिए 25 नोट्स। टोटल कितने नोट्स दिए, 25, जिसमें से कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के हैं। 25 नोट्स दिए जिसमें से कुछ 100 के नोट्स हैं और कुछ 50 के नोट्स हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज। तो आपको बताना है 100 के नोट कितने हैं और 50 के नोट कितने हैं। तो यही लेट कर लेते हैं जो हमें निकालना है। 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, ₹50 नोट्स, क्या लेट कर लेते हैं इसको x, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स उसको हम लेट कर लेते हैं बेटा कितना, y। मतलब 50 के नोट x है, 100 के नोट y है। टोटल नोट कितने थे, 25। तो इसका मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल हुआ, 25 के। पहली क्वेश्चन समझ आई मैं क्या कर रहा हूँ। हमने लेट करा है कि 50 के नोट x है, 100 के नोट y है, और टोटल नोट कितने हैं, 25 हैं। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल हो गया। अब टोटल वो 25 नोट मिला के कितने रुपए बेटा, 2000 रुपीज है। x के नोट कितने, सॉरी 50 के नोट कितने हैं x, तो कितने रुपए हो गए। समझ में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप पे 5 नोट हैं 10 के, 5 नोट हैं 10 रुपीज के, तो आपके पास कितने हो गए, क्या करोगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल 50 रुपीज हो गए। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ आप पे x नोट है, कितने नोट हैं, x नोट्स है, कितने रुपए के, 50 रुपए के। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, x को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50x रुपीज हो गए। कितने हो गए आपके पास, 50x रुपीज हो गए। इसी तरह से आपके पास x नोट्स हैं अब 100 रुपीज के, कितने रुपीज के, 100 रुपीज के। तो कितने रुपए हो गए आपके पास, x इंटू 100x हो गए। कितने हो गए, 100x। और टोटल पैसे मिला के आपके पास कितने हैं, इसलिए मैंने प्लस करा इनको, वो है 2000। और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। समझ में आया ना। आप पे 50 के नोट x हैं तो टोटल कितने रुपए हुए, 50x। 100 के नोट y हैं तो कितने रुपए हुए, 100 y बेटा ये y, तो 100y। और टोटल मिला के कितने हैं टोटल पैसे आपके पास, 2000 रुपए। तो इसलिए 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज। अच्छा, इसको सेकंड इक्वेशन मत मानो, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी सिंपलीफाई होनी है। इक्वेशन सिंपलीफाई करने का ये फायदा होता है कि उसको वो बहुत लेंथी नहीं जाती, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाती है। अच्छा, सिंपलीफाई मीन्स देखो यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है तो ले लो भाई, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2y, क्योंकि 50 के टेल में 50 1 बार में तो इसलिए x बचा, 50 के टेल में 100 2 बार में इसलिए यहाँ पे 2y बचा, इक्वल टू 2000। 50 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 200 कैंसिल 40 बार में, तो x प्लस 2y
इक्वल हो गया बेटा किसके, 40 के। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, एक्स वाई आ जाएगा जो हमें निकालना है। ओके, सबट्रैक्ट करते हैं बेटा सीधा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट सेम है। कौन से देखो, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, 1x, कोफिशिएंट सेम 1 है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और सेकंड इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 40। सबट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होता है, सारे प्लस के तो इसलिए मैंने सारे माइनस कर दिए, x से x कट गया, y माइनस 2y करेंगे क्योंकि अब ये प्लस माइनस बन चुका है, y में से 2y गया, माइनस का y बचेगा। और 25 में से माइनस 40 करेंगे तो माइनस का 15 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब x की वैल्यू भी निकालनी है तो पुट कर दो y की वैल्यू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है इक्वल टू 25, प्लस का 15 उधर जाके जाएगा माइनस का, x में से 15 गया, बचा आपका 10, तो x आया 10, y आया 15। इसका मतलब हुआ आपके 50 रुपीज के नोट कितने हैं, उसको हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 50 रुपीज के नोट हैं 10। और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, उसको हमने y माना था तो y की वैल्यू 15 आई है तो वो है 15। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर के वन शॉट का। ठीक है, ये भी देखो एक एज वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऑब्वियस है तो जब भी दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझने, ये हर क्वेश्चन एक एक टाइप क्वेश्चंस कर लेना है ताकि आपको सारी चीज कवर हो जाए, है ना। वन शॉट किस बात का, अगर सारी चीज कवर ना हो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो कह रहा है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये फादर है और इसके 2 बच्चे हैं S1 S2। कह रहा है कि एज ऑफ फादर जो है ना, इन ये 2 बच्चे हैं, पहले समझ लो, एक फादर है और एक 2 बच्चे हैं। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एज ऑफ फादर निकालनी है। तो पहले जो लेट कर लेते हैं x और y, तो लेट कर लो बेटा पहले तो फादर एज इज x और उसके 2 सन्स की एज कितनी है, उसको भी लेट कर लेते हैं y। ठीक है, तो फादर की एज x मानी, 2 सन्स की एज हमने y मानी है। तो कह रहा है एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर ट्वाइस है, डबल है, किससे, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन के, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन के। x को हमने माना फादर की एज, y को माना है हमने उनके दोनों बच्चों की एज, दोनों के बच्चों, दोनों को सम करके। ठीक है, मतलब उसकी जो भी होगी दोनों को प्लस करके हमने y माना है, दोनों सन की एज को। तो फादर जो है उनके दोनों सन की एज के सम के भी डबल है, की भी क्या है डबल, मतलब फादर बड़े हैं इन दोनों के सम की एज के। और कितने बड़े हैं, 2 टाइम्स बड़े हैं। तो एज के सन को, दोनों की एज के सम को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी वो दोनों इक्वल आएंगे तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो x इक्वल टू फादर की एज, सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, और ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आगे कह रहा है आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर्स। यहीं पर एक ट्विस्ट है, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स, बेटा आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज क्या होगी, x प्लस 20, और उसके 2 सन्स की एज क्या होगी, y प्लस 20। यही होगी, है ना। यही गलत है, यही क्या है यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, उनका आंसर मैच मिसमैच हो जाता है। y प्लस 20 नहीं होगी बेटा, y प्लस 20 होगी। क्यों, 2 बच्चे हैं मान लो S1 और S2, 20 साल बाद इसकी 20 एज बढ़ेगी तो इसकी भी तो बढ़ेगी। जो हमने y लिया था वो दोनों की एज का सम था। 20 साल बाद एक पहले बच्चे की 20 साल मतलब 20 साल बाद उसकी भी 20 ईयर इंक्रीज हुई और दूसरे बच्चे की भी 20 ईयर एज इंक्रीज हुई। तो टोटल दोनों की कितनी इंक्रीज हुई, 40 ईयर्स। दोनों की कंबाइंड प्लस करें तो कितनी होगी, 20 प्लस 20, पहले वाले की 20, दूसरे वाले की 20। तो यहीं पर जो बच्चे होते हैं वो गलती कर जाते हैं, सिर्फ एक बार 20 लिखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 2 सन की एज y प्लस 40। ठीक है, अब इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी देखते हैं। आगे कह रहा है
एज विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन। 20 साल बाद जो एज है फादर की और उनके बच्चों की दोनों बराबर हैं, मींस x+20 इक्वल है y+40 के। x+20 किसके इक्वल है? y+40 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 20 को हम उधर ले जाते हैं, 40 - 20 हो जाएगा। x - y, 40 में से 20 गया 20, और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व के लिए देखो सीधा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, क्योंकि देखो पहले से सब्स्टिट्यूट हो रखा है, x इक्वल है 2y के। तो सॉल्व कर देते हैं सीधा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा 2y, x - y जो इक्वल टू 20 है उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा 2y। ठीक है ना, तो 2y में से y गया y, तो y की वैल्यू आ गया सीधा हमारी 20। समझ रहे हो ना मैंने क्या करा? यहाँ पे सीधा x की वैल्यू में कितनी दी हुई थी? 2y। दूसरी इक्वेशन क्या है? ये। तो मैंने सीधा x की वैल्यू पुट कर दी 2y सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब पुट कर देता हूँ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू आ जाएगी जो है x इक्वल टू 2y, तो y की जगह लिखेंगे 20, तो ये हो गया बेटा आपका कितना? 40। ये हो गया कितना आपका इसका? 40। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? फादर की एज बतानी थी। तो फादर की एज को हमने क्या माना था बेटा? x माना था। फादर एज कितनी हो गई हमारी? x कितना आया है? 40 ईयर्स। तो उसके फादर की एज होगी बेटा 40 ईयर्स। इसी के साथ बेटा इस चैप्टर का भी हमारा वन शॉट होता है कंप्लीट। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट।